अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके जनाब आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार तो होता चला जा रहा है, लेकिन दर्जा हरारत में भी आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी की शिद्दत कम होती चली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम जबरदस्त है। सूरज की किरणों ने शहर फैसलाबाद को अपनी आगोश में लिया है और सुबह कि चाय की चुस्कियां सूरज की किरणों में बैठ के उसको पीने का सर्द मौसम के अंदर अपना ही मजा है। तो जनाब, आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम कैसा रहेगा, देखते हैं टुडेज वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आने वाले 24 घंटों के अंदर शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त ठंडा और सर्द है। धूप भी निकली हुई है, अलबत्ता सूरज की जो तपश है उसमें कमी है। आज सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी हैं, ज़मीन पर पड़ी हैं और साथ साथ में जो धुंध है वो भी हल्की हल्की छाई हुई है। फैसलाबाद और गिरदोनवा में ठंडी हवा चलने से ठंडक का एहसास जो है वो भी मज़ीद बढ़ जाता है। दर्ज हरारत की बात करें तो इस वक्त कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 72% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। अलबत्ता दोपहर के वक्त सूरज की किरणें जो है वो तेज़ होंगी, जिससे सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। अलबत्ता जब शाम के औकात में सूरज जो है वो गुरूब हो जाएगा तो यकीनी तौर पर अगर धुंध हल्की हल्की छा जाती है फैसलाबाद और गिरदनवा में तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया। आप शहर फैसलाबाद का मौसम का अहवाल बता रहे थे। जनाब, रोजाना की बुनियाद पर जैसा कि हम आपको कहते हैं कि आपकी अगर कोई भी सालगिरह की वीडियो, कोई सेलिब्रेशन है तो आप हमें सेंड करें। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कोई टैलेंट भी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप उस टैलेंट की वीडियो भी हमें सेंड कर सकते हैं, अपनी सिंगिंग की, अपनी राइटिंग की, अपनी पेंटिंग की, या फिर इसके साथ साथ एक्टिंग की वीडियो भी आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो जो है वो ऑन स्क्रीन चला के उसे वायरल करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको जनाब कोई चांस मिल जाए। तो पॉपुलर होना चाहिए, आपके टैलेंट को अपने अंदर छुपाए मत रखिए। लेकिन आज जो हमें हन्नान है एक, उन्होंने सालगिरह की अपनी वीडियो बनाई है। मेरा नाम भी क्योंकि हन्नान है, हम नाम है। आइए उनकी सालगिरह की वीडियो। अरे हन्नान, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो जनाब। मुझे तो लग रहा है आपके दोस्त जो हैं वो काफी ज्यादा हैं और आपकी जो बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही थी उसके अंदर इनके मुंह के ऊपर केक भी मला गया और बड़े जबरदस्त अंदाज में सेलिब्रेशंस जो है की जा रही थी। तो हमारी यही दुआ है कि आने वाली जिंदगी में आपके ढेरों खुशियां जो है वो अल्लाह ताला लेके आए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अशरफ हैं, सेक्रेटरी जनरल है एप्टप मां के, उनकी भी आज सालगिरह है। तो जनाब आपको भी बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उनको ज्यादा से ज्यादा इज्जत फराम करे, ज्यादा से ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे और तरक्की दे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको मुलाजमत भी मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में रिस्क भी जाता है। तो जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, आपको वंस अगेन बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, और आज हमारे साथ, क्योंकि जैसे कि सालगिरह की वीडियोज आपके साथ शेयर की, टैलेंट की वीडियो भी आई है। तैमूर जफर हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या टैलेंट है उनका, आइए आप। तैमूर, आपकी आवाज तो अच्छी है लेकिन ये मोहब्बत के चक्रों में ना पड़े, पढ़ाई पे फोकस करें, अपना मुस्तकबिल संवारें। रोशन मुस्तकबिल होगा तो बहुत सारे अच्छे लोग आपको जिंदगी में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आज 2 फरवरी है और हमारे फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली अरफा करीम, जो कि हमारे साथ तो मौजूद नहीं लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है उनके काम की वजह से। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर थी और बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात की उन्होंने। दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जगहों पे उनके एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया गया था। तो आज आर्ट काउंसिल में भी उनकी तकरीब 11:30 बजे मनाई जा रही है सालगिरह की, जिसके अंदर कमिश्नर फैसलाबाद भी मौजूद होंगे और दीगर शहर के आला अफसरान और सियासी शख्सियात, जिनके अंदर कल्चर मिनिस्टर भी मौजूद होंगे। तो जनाब अरफा करीम के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। तो अरफा करीम की आज सालगिरह है। अरफा करीम आज हमारे साथ तो मौजूद नहीं, लेकिन अरफा करीम वो मशले राह हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोशनी दे रही हैं कि अपने मुस्तकबिल को रोशन किस तरह से करना है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता करे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, क्योंकि कल हमने सेलिब्रेशंस भी की, क्योंकि सिटी एट 10 के 3 साल प्रोग्राम के मुकम्मल हो चुके थे। उस हवाले से सेलिब्रेशन भी आपको दिखाते हैं, आइए।
मैं फैसलाबाद में सिटी 41 के ऑफिस में सिटी एट 10 हमारा जो मॉर्निंग शो है उसके सेट पे मौजूद हूं, जहां पे आज खास तौर पे इसके 3 साल मुकम्मल होने पे थर्ड एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि 3 साल हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। उस पर मैं चाहता हूं कि जबरदस्ती क्लैपिंग होनी चाहिए कि सिटी एट 10 ने अपने 3 साल का सफर जो है वो पूरा कर लिया। सबसे पहले मैं जफर डोगर साहब के पास जाना चाहूंगा और उनसे गुफ्तगू करूंगा। सर, 3 साल मुकम्मल कर लिए, इस जद्दोजहद के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खूबसूरत मौका है। 3 साल का सफ़र ये जो है मॉर्निंग शो का, ये बहुत ही एक रंगीन सफ़र है, बहुत खूबसूरत सफ़र है। शुक्रिया सर, जब तक आपकी रहनुमाई हमारे साथ है इंशाल्लाह ये तरक्की का सफर जो है वो जारी रहेगा। हमारे साथ ईजा ताहिर भी मौजूद हैं, मॉडल हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ईजा, बताइएगा, मॉर्निंग शो को 3 साल मुकम्मल हो गए, क्या कहेंगे? बहुत खुशी होती है कि आपने न्यू टैलेंट को प्रमोट किया है। जितने मॉडल सिंगर सबका आपने फेस सामने लेके आए हैं हमारे फैसलाबाद के टैलेंट को, तो फैसलाबाद को भी कॉन्ग्रेचुलेशन और आपको भी बहुत शुक्रिया जी। उस्मान अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ डिजाइनर हैं हमारे फैसलाबाद के, और केक कटिंग सेरेमनी भी इनकी तरफ से आज ऑर्गेनाइज की गई है। क्या कहेंगे उस्मान, आज 3 साल मुकम्मल हो गए शो को? सबसे पहले मैं सिटी 41 उनकी सारी टीम को और फिर स्पेशल आपका मॉर्निंग शो बहुत बहुत सारी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। तो जनाब, जैसा कि आप देख रहे हैं जफर डोगर साहब, इनकी रहनुमाई में हमारा पूरा कारवां जो है वो जारी रहता है। सर, क्या कहेंगे आप? पहले केक खाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। जनाब, केक ला दिया गया। हमारी ये दुआ है कि इसी तरह ये कामयाबियों का सफर जो है वो जारी हो सारी रहे। जैसा कि जनाब आपने देखा, कामयाबियों का सफर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जारी हो सारी रहेगा। तो बच्चों के स्कूल जो हैं वो नाज़रीन खुल चुके हैं और बच्चे अब तालीम हासिल करने के लिए स्कूलों का रुख करना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी जानब गुज़श्ता दिनों क्योंकि ये भी खबर आई थी कि कोरोना वायरस के केसेस जो है वो स्कूलों से रिपोर्ट हो रहे थे, तो इस हवाले से भी वालिदैन के दिल में थोड़ा बहुत डर जो है वो पाया जा रहा है। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद होंगे, आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और एजुकेशन की बीट को खास तौर पर डील करते हैं। तो जहांगीर, क्या कहेंगे आप? बच्चे तो अब स्कूल जाना शुरू हो गए, वालिदैन के दिलों में अभी थोड़ा डर है, खौफ है बच्चों को लेके, क्या कहेंगे? अच्छा हनान, ओवरऑल देखा जाए तो जो कोरोना का पहला फेज़ था उसमें खौफ ज़्यादा था, अभी खौफ काफ़ी कम हो चुका है और जो तमाम तलबा और तालबात हैं और इस इंतज़ार में थे कि कब तालीमी इदारे खुलें, क्योंकि पहले जो इसकी डेट अनाउंस की गई थी वो 25 जनवरी को ओपन होना थे प्राइमरी और मिडल, लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद उसको 1 वीक डिले करके 1 फरवरी से कल ओपन किया गया। और तमाम तालीमी इदारे जो हैं वहाँ पर चूँकि कल पहला रोज़ था तो उसमें तमाम जो इंतज़ामिया थी वो भी मुतहरिक नज़र आई, स्कूल्स के सरप्राइज विज़िट भी हुए। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जितने SOP स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉलो हो रहे हैं वो कहीं और शायद नहीं हो रहे, क्योंकि आप मार्केट्स में जाएं या बाज़ार में जाएं, कहीं भी और देख लें तो आपको कहीं भी SOPs वो उतने ज़्यादा फॉलो होते हुए नज़र नहीं आते। तो नो डाउट 18 जनवरी को जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट हुई तो रैंडम सैम्पलिंग हुई फैसलाबाद में भी कुछ स्कूल्स में, और 4 स्कूल के 15 बच्चों में और टीचर्स में मिलाकर वो केसेस कोरोना के पॉजिटिव भी सामने आए। लेकिन उनमें कोई ऐसी सिम्टम्स या उनको इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, तो मोस्टली उनमें वो पॉजिटिव केसेस हैं जिनको घरों में क्वारंटाइन किया गया। तो इस हवाले से अभी जो पेरेंट्स भी हैं वो इतने ज़्यादा उनमें खौफ व हरास तो नहीं है, क्योंकि कल जो अटेंडेंस है बच्चों की वो काफ़ी बेहतर रही है। क्योंकि अभी वही पॉलिसी SOP अपनाए जा रहे हैं कि 50% बच्चों को अल्टरनेट डेज में बुलाया जाए, तो आधे बच्चे एक दिन आ रहे हैं, आधे बच्चे नेक्स्ट डे आ रहे हैं, तो तादाद एक तो वैसे ही कम बुलाई जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंस जो है वो बरकरार रखा जाए। और क्लासेस में भी इसी तरह रखा जा रहा है कि एक टेबल पर एक बच्चा बैठ रहा है, 2 या 3 बच्चों को नहीं बिठाया जा रहा, ताकि डिस्टेंस भी मेंटेन रहे। और मास्क जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपलसरी करार दिया गया है ताकि गेट पर ही अगर कोई स्कूल में एंटर होना है तो आप मास्क पहन कर आएँ। सैनिटाइज़र रखा गया है गेट पर और क्लासेस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखवाया जा रहा है। और इसके अलावा बच्चों को मना किया गया है कि वो चीज़ें आपस में एक्सचेंज ना करें, ताकि उससे भी अगर कोई खुदा न ख्वास्ता वायरस के कन्वर्ट होने का जो खदशा है वो कम से कम हो। कोशिश तो हर सतह पे हो रही है, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। देखिए, पेरेंट्स, जाहिर बात है बच्चों का फिक्र अगर पेरेंट्स को नहीं होगा तो किसको होगा, तो वो घरों से ही बच्चों को गाइड करके भेजते हैं कि मास्क पहन के रखें और किसी से आपने चीज़ें अपनी एक्सचेंज नहीं करनी, बिलखसूस इस तनाजुर में। और इसके अलावा जो बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी जारी की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जनाब। आज का सवाल कर लेते हैं, ऐसे लोग जो कि रोजाना हमारे सवाल का इंतजार करते हैं कि बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर वो जीत सकें। तो आज का सवाल है जनाब, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी किस साल में जीती? मैं फिर से आपका सवाल जो है वो रिपीट कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी किस साल में जीती? इसका जवाब
आपको राइट करना होगा मोबाइल पे, राइट करके उस नंबर पे टेक्स्ट करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, या व्हाट्सएप करें उसी नंबर के ऊपर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले जो खुश नसीब होंगे उन्हें बायो आमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा, जिसके अंदर बायो आमला का ब्लैक शाइन शैम्पू, दूसरा नॉर्मल यूज के लिए शैम्पू, उसके साथ साथ उनकी 7 डे क्रीम, उनका टॉनिक और इसके साथ साथ और भी दीगर चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं वो गिफ्ट हैम्पर जीतना तो उसके लिए आपको इसका जवाब टेक्स्ट करना होगा उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। जहांगीर, बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे? वालिदैन तो परेशान हैं, क्या बच्चे उस तरह से सेटल्ड हो गए हैं अपने स्कूल्स के अंदर, सिलेबस का काम, पढ़ाई का काम रूटीन से वैसा शुरू हो गया जैसे कोविड से पहले था? अच्छा हनान, रूटीन में आते आते वक्त लगेगा बच्चों को, क्योंकि पहले फेज़ में 6 माह तालीमी इदारे बंद रहे, गैप आया लंबा, उसके बाद तकरीबन 2-2.5 माह तालीमी इदारे खुले, बच्चे दोबारा रूटीन में आए ही थे कि दोबारा से सेकंड फेज़ में स्कूल लॉकडाउन कर दिए गए। तो अब दोबारा चूंकि 2 माह से ज़्यादा अरसे बाद तालीम की तरफ बच्चे वापस आए हैं, तो रूटीन में आने में टाइम लगेगा। और टीचर्स के लिए ये चैलेंज है कि 1 साल का जो कंटेंट है वो आपने 3 से 4 माह में बच्चों को पढ़ाना है। स्मार्ट सिलेबस अगर आपने कर भी दिया है तो वो इतना स्मार्ट नहीं है कि 2 से 3 माह में पूरे साल का आप सिलेबस कवर करें। तो इस हवाले से बच्चों से ज़्यादा टीचर्स परेशान हैं कि अगर बिलखसूस मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की अगर क्लासेस हैं, उनके बोर्ड एग्जाम होना है, अगर वो अल्टरनेट डेज में आएंगे तो उनके पास टाइम तो बच गया आधा, क्योंकि वो हफ्ते में 3 दिन क्लासेस उनकी होंगी, तो वो उनका पहले ही टाइम शॉर्ट है। उसमें से अगर 4 माह में आधे दिन वो आएंगे तो 2 माह में सिलेबस कवर करना ये बहुत ही मुश्किल है, और इसमें टीचर्स बच्चों से ज़्यादा परेशान है। बच्चे देखें अभी उनको अपना वो जो रिजल्ट्स उनके हैं उसका इतना इल्म नहीं है कि उसको बेहतर बनाएं ना बनाएं, या इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। वो तो अभी करंट सिनेरियो में छुट्टियों को एंजॉय भी कर रहे हैं बच्चे, और उनकी कुछ बच्चों की ये भी ख्वाहिश थी कि शायद इसको भी प्रोलॉन्ग कर दिया जाए छुट्टियों को, लेकिन ये नुकसानदेह होता हाँ। अगर इसे मजीद बढ़ाया जाता, क्योंकि साल तो आगे ही जाया हो चुका है। तो इस मौजू के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जहां अवाम परेशान है, वहां पे फैसलाबाद के फनकार और आर्टिस्ट जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जो हरे बाग दिखाए थे कि हर चीज़ सस्ती कर दी जाएगी, आवाम की फलाह के लिए काम किया जाएगा, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक आर्टिस्ट है हमारे फैसलाबाद के जो कि सुल्तान राय की शक्ल धारे हुए हैं, और अली रजा जो कि हमारे रिपोर्टर हैं उनके साथ मिलके जुगलबंदी कुछ की है उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे। वो क्या है, एक छोटा सा पैकेज है, आइए आपको दिखाते हैं। तेल ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਤੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋਹਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾ, ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ? ਰੋਜ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਪੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲੈਣ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈ ਜਵਾਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾ ਵੇਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਰੋਕੋ, अगले चौक तक लिफ्ट दे घोड़ा मैं बेच दिता ते मोटरसाइकिल भी बेच दी है, इसलिए कि आए दिन पेट्रोल दी कीमतां ते कंट्रोल नहीं हो रहा। साइड ते हो तब्दीली यही गल तुसीं सुनी है मौले दी, किन्ना दुखी है, किन्ना परेशान है। कैमरामैन वकास दे नाल अली रजा, फैसलाबाद। जनाब, देखा आपने कि पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से सुल्तान राही जो फैसलाबाद के फनकार बने थे वो भी तनकीद का निशाना गवर्नमेंट को बना रहे थे। जहांगीर, आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अवाम काफी परेशान है, सांस नहीं लिया जा रहा है इस महंगाई के दौर में। अच्छा, वो सही कह रहे थे कि जो सबज बाग दिखाए गए थे ना इस गवर्नमेंट की तरफ से, वो वाकई सबज बाग थे, और कोई भी ऐलान जो हुकूमत आने से पहले, और जो इवन इनकी पॉलिसी थी कि 100 डेज
कि 100 दिन के बाद हम ये कर देंगे। अच्छा, यूं महसूस नहीं होता जहांगीर, जैसे मतलब इलेक्शन से पहले कहा जाता था 100 दिन में ये कर दिया जाएगा, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और फिर 50 लाख घर बनाए जाएंगे, महंगाई के तूफान को तोड़ा जाएगा, कर्जे नहीं लिए जाएंगे, मुल्क की मैशियत को बेहतर किया जाएगा और गरीब आवाम तक महंगाई जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये थे इलेक्शन से पहले के वादे, और इलेक्शन में आते ही यूं महसूस हुआ जैसे इमरान खान साहब ने कहा हो, कैसा लगा मेरा मजाक। हाँ, ऐसे ही हुआ है। अब देखिए ना, इलेक्शन से पहले और वजीर आज़म बनने से पहले वो स्टेज पर आकर कहते थे कि जो करप्ट हुक्मरान होते हैं वो आवाम पर टैक्सेस लगाते हैं, जो चोर होगा वो महंगाई करेगा, इस तरह के बयानात वो खुद देते रहे। इसका मतलब या तो अब ये खुद करप्ट हैं या खुद चोर हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, और जो इन्होंने ऐलानात किए थे कि नौकरियां बेशुमार होंगी, नौकरियों को बजाय हर कारोबार में डाउन साइजिंग की तरफ गया मरहला। लोग बेरोजगार हुए हैं इस गवर्नमेंट के दौर में, नौकरियां मिलना तो दूर है, पहले से ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। इसके अलावा अगर कोई और बात करें, फंडिंग की बात करें, तो किसी भी सेक्टर में फंडिंग नहीं है, चाहे वो हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, जितनी भी इस वक्त एजुकेशन में या बाकी फंडिंग चल रही है वो सारी फॉरेन फंडिंग है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से, अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रही, और ये भी इनकी तरफ से ही कहा गया था, इमरान खान की तरफ से, कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी रवायत वही बरकरार रखी, साबका हुकूमतों की तरह कर्जे भी लिए, लोगों से अतियात भी मांगे और लोगों से हर तरह की हेल्प भी मांगी, और हाथ फैलाए इस गवर्नमेंट ने, जो कि इन्होंने ऐलान किया था कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे। कोई भी ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने जो इलेक्शन से पहले की हो, आवाम से वादे और आवाम को जो सब्ज़ बाग दिखाए हैं वो पूरा किया हो, क्योंकि कोई उसके असरात नज़र नहीं आ रहे। महंगाई इतनी, अच्छा खुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले कहते थे कि पेट्रोल तो 65 रुपये होना चाहिए, डॉलर 100 से ऊपर कैसे जा सकता है, नीचे आना चाहिए। अब कहाँ गए वो इमरान खान जो ये ऐलानात और ये दावे करते थे, और जिस बुनियाद पर आवाम ने, यूथ ने और पढ़ी लिखी कम्युनिटी ने मोस्टली इनको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, ये महसूस नहीं होता जहांगीर कि इलेक्शन से पहले जब अपोजिशन में कोई लीडर बैठा होता है तो फिर बिला वजह ही वो गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाता रहता है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इतने इतने पेपर्स असेंबली में पकड़े होते हैं और पूरे स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं, अगर ऐसे कर लिया जाए ये हो सकता है, ऐसे कर लिया जाए, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। और जब खुद गवर्नमेंट में आती है तो बिल्कुल ही हालात इससे मुनफरिद होते हैं, फिर उसी कंडीशन में होते हैं या उससे भी बुरी कंडीशन में होते हैं जो पहली गवर्नमेंट होती है। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि ये उससे भी बुरी कंडीशन में आ गए। अब देखें, ये तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब इस गवर्नमेंट का ये हाल है कि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट, अब देखें सबसे ज़्यादा जो धरने प्रोटेस्ट जो इन्होंने खुद किए, इमरान खान ने धरने दिए, बहुत लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहे, एहतजाज किए, और लोगों को ये बात बावर करवाई कि आप अगर हक नहीं मिलता तो आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें। और इन्होंने खुद अपने जो धरनों में ये कहा कि जनाब एहतजाज करना ये हमारा हक है और जमहूरी हक है। लेकिन अब टीचर्स एहतजाज करते हैं, उन पर शेलिंग होती है। इसके अलावा कोई और पिछले दिनों तमाम जो मुलाजमीन एसोसिएशन बनी हुई हैं उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे के लिए, क्योंकि जो इस माली साल के बजट में इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में, उन्होंने इस्लामाबाद एहतजाज किया, उन पर भी लाठियाँ बरसाई जाती हैं। फैसलाबाद में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। तो इस गवर्नमेंट में जो भी एहतजाज की राह पर निकलता है उसको ये गवर्नमेंट तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एहतजाज उनका भी हक है। तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि शायद सिर्फ पीटीआई का हक था एहतजाज करना, धरने देना और अपने मुतालबात मनवाना। अब चूंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट है तो अब उसी के खिलाफ है कि अब कोई क्यों एहतजाज करे, अब कोई क्यों धरने दे, अब कोई इनके खिलाफ बात क्यों करे। अब ये कहते हैं कि जनाब आप इंतज़ार करें। अब देखें 2.5 साल अगर आपने हुकूमत कर ली है और अभी भी आप ये कहते हैं कि आप 100 दिन का जो सब्ज़ बाग दिखा कर आए थे वो आपसे 2-2.5 साल में भी अगर वो काम नहीं हो रहे तो ये फेलियर आपका अपना है, ये अवाम का फेलियर नहीं है, ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। आप सिस्टम को अगर समझते नहीं हैं तो आपको समझना चाहिए इसको 2.5 साल में, और इसमें बेहतरी के लिए आपने जो पहले से दावे या ऐलानात कर रखे थे उस पर कुछ तो इम्प्लीमेंट करें ना। कुछ 10% ही नजर आए लोगों को कि ये 10 पॉइंट जो इन्होंने कहे थे अचीव कर लिए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं जहांगीर, वजारतें जिन जिन लोगों को दी गई हैं क्या वो उसके अहल थे? क्योंकि अगर एजुकेशन की वजारत की बात करें और हेल्थ की वजारत की बात करें, मिनिस्ट्रीज दीगर की बात करें, जिन जिनको दी गई हैं
वो उस काबिल थे कि उनको मिनिस्ट्रियां मिलती, या फिर पढ़े लिखे लोग, इससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग इनके पास मौजूद नहीं थे? अच्छा, ये इमरान खान साहब, ये भी एक मौक़िफ़ था इनका इलेक्शन से पहले कि हम टेक्नोक्रेट्स को लेकर आएंगे आगे, ताकि रेलेवेंट फील्ड्स में रेलेवेंट बंदों की एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके, अच्छा, इनमें मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि सबको शायद अना का मसला है, इनके मिनिस्टर्स को खासकर। अच्छा, उनके खिलाफ कोई सेगमेंट अगर सोसाइटी का उठता है तो वो कहते हैं हम तो इनको स्नब कर देंगे, हम अपनी बात मनवाएंगे। अब देखें, एजुकेशन को चूंकि मैं डील करता हूं, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी उसके खिलाफ अगर गवर्नमेंट टीचर्स आए, इन्होंने स्टूपिड तक का वर्ड यूज किया है मिनिस्टर, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में। वो टीचर्स जो कि उनको पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक लेके जाते हैं, उन टीचर्स को और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की तरफ से किसी चीज पर तनकीद हुई तो इन्होंने कहा कि मैं मनवाऊंगा जबरदस्ती आपसे। मतलब अब इस तरह की लैंग्वेज अगर आपके जो हाई अप्स हैं वो यूज करेंगे तो इट मीन्स आप उसको पर्सनल ले रहे हैं। अब देखिए, आपकी बात से इत्तेफाक करना या इख्तलाफ करना सबका हक है। अगर आप पॉलिसी दे रहे हैं और स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे, तो फिर स्टेक होल्डर्स को तो परेशानी होगी ना कि आपने किसी से जिस पे आपने इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कोई पॉलिसी, उनको डिस्कस किए बगैर ही उन पर कोई नाफज करना है, थोपना है अपना फैसला, तो फिर एहतजाज तो आएगा आगे से। और उस एहतजाज के रद्द-ए-अमल में दोबारा जितने भी मिनिस्टर्स इस वक्त गवर्नमेंट के हैं, वो मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको सुनने की बजाय मौक़िफ़, डायलॉग की बजाय वो अपना मौक़िफ़ कहते हैं कि हमने यही मनवाना है। तो ये एक फॉल्ट भी है, मैं समझता हूँ कि आपको जब हाई लेवल पे हैं तो आपको डिबेट और लोगों की बात सुननी चाहिए। देखिए, आपने जिनके लिए या जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, अगर गवर्नमेंट टीचर्स ने या प्राइवेट टीचर्स ने किसी रूल को फॉलो करना है, तो अगर वो उसको मान ही नहीं रहे, उसके खिलाफ एहतजाज पर उतर आए हैं, तो गवर्नमेंट कैसे कामयाब होगी अपनी पॉलिसीज़ को एम्फेसाइज करने में या उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये इस वक्त के जितने मर्जी आप कह दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जिसने इम्प्लीमेंट करना है वही आपको डिनाई कर रहा है, वही आपकी बात नहीं मान रहा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, और आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर की ही अगर जहांगीर बात करें, कोविड 1 साल रहा तकरीबन, और इस 1 साल में इनके बहुत सारे मसाइल को उसने ढकी रखा। किस तरह से कि बहुत सारे स्कूलों के वॉशरूम्स, बहुत सारे स्कूलों की तामीरात जो है वो होनी थी इस साल में, और ये अगर ना करवा पाते तो उस पर तनकीद का निशाना भी होता, बजट होने के बावजूद भी ना करवाते, या बहुत सारे फ्लॉज जो कि इस सेक्टर के अंदर मौजूद हैं जिनको हमने तनकीद का निशाना बनाना था या अभी भी बना सकते हैं क्योंकि वहीं पे मौजूद हैं, लेकिन इनके पास बहाना एक कोविड का ऐसा आ गया जिसको हम भी कुछ नहीं कह सकते। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस पर हमने कहा भी है, कोविड के बाद जब पहले फेज में स्कूल बंद हुए और दोबारा अभी स्कूल नहीं खुले, तो हमने सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई कि अगर सोशल डिस्टेंस बरकरार रखी जाए, बच्चों को डिस्टेंस से बिठाया जाए, तो फैसलाबाद के 8 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम है। अगर डिस्टेंस से बिठाया जाए तो आपके 4 लाख बच्चे आउट ऑफ क्लास हो जाएंगे। अच्छा, हमने कहा कि इसके लिए गवर्नमेंट को हज़ारों कमरे बनाने की ज़रूरत है अगर आपने बच्चों को डिस्टेंस से बिठाना है। अच्छा, इन्होंने कमरे बनाने की बजाय ये कर दिया, आधे बच्चों को वैसे ही छुट्टी करवा दी। अब देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए तो थे ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो कि आप बच्चों को डेली बेसिस पे बुला सकें इस डिस्टेंस के साथ बिठाने के लिए। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। आसान हल निकालिए, आधे बच्चों को छुट्टी करवा दो। अब देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना ये गवर्नमेंट का फेलियर है। नुकसान किसको हो रहा है? अब देखें, अगर आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आप सारे बच्चों को बुला लें, सारे बच्चों को डिस्टेंस पे बिठाकर एजुकेट कर दें, तो आपको एक दिन की छुट्टी ना देनी पड़े आधे बच्चों। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कोविड से हट के भी हमारे जदीद दौर की ज़रूरत है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। अगली खेप भी तैयार हो रही है जो कि स्कूलों के अंदर आएगी, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को संजीदगी से काम करना चाहिए। इस मौजू पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। जहांगीर, आपको क्या लगता है, स्कूल्स अब खुल रहे हैं तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जिससे कोविड भी ना फैले और मेयारी तालीम भी बच्चों को फराहम की जा सके?
अच्छा, इसमें गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये चाहिए कि आप सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स तक महदूद ना रखें या प्राइवेट स्कूल या स्कूल एजुकेशन सेक्टर तक महदूद ना रखें एसओपीज़ को। एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले जिस तरह आपने सड़कों पर, मार्केट्स में इस तरह मास्क एटलीस्ट कंपलसरी किया था, उसको ही आप अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की बजाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने इस्लाह में इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको अथॉरिटी है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाय फोर्स भी कर सकते हैं। इवन जुर्मानों के हवाले से भी नोटिफिकेशन मौजूद हैं कि बगैर मास्क के जुर्माने भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है जहांगीर के बात हो रही है उन 8 लाख स्टूडेंट्स की जो कि स्कूल के अंदर जेर तालीम है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। प्राइवेट की भी अगर बात करें तो ये कितने लाख हो जाए इसका इल्म नहीं है, लेकिन अगर 10 रुपए का भी मास्क है, रोजाना की बुनियाद पे गवर्नमेंट को 80 लाख के मास्क ही डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, तो क्या इतनी अफोर्ड कर सकती है गवर्नमेंट? अच्छा, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, बच्चे भी अब गवर्नमेंट नहीं उसको प्रोवाइड कर रही, घर से पहन के आ रहे मास्क। देखिए, और मेरे ख्याल अक्सर ऐसे बच्चे भी हैं जो मास्क वो वाला यूज करते हैं कि वो आपका रिसाइकल कह लें या दोबारा से यूज हो चुका या एक, लेकिन वो मास्क ठीक नहीं होता जहांगीर। यहाँ पे ये भी अवेयरनेस देने की जरूरत है कि जो कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं, और उल्टा जर्म्स उसमें ज्यादा इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अंदर, इस कपड़े के अंदर जो कि मास्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रॉपर फिल्टर होता है नैनोमीटर्स का, जिसमें से वायरस आपके मुंह तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए आप मास्क जो है वो ऑथेंटिक यूज करें, अदरवाइज ना भी करेंगे तो उसका कोई, क्योंकि कपड़े का अगर यूज कर रहे हैं और नहीं यूज कर रहे हैं वो एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो एक खाना पूरी करने के लिए आप वो मास्क जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा आप ये जो कपड़े के बनाने वाले मास्क होते हैं इनको बढ़ोतरी दे रहे हैं, जितना उनका बिकेगा उतना ही वो उसे बेचेंगे और एक इंडस्ट्री बनाएंगे। लेकिन ठीक मास्क को इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी अवेयरनेस यहाँ पे लोगों को देने की जरूरत है। अच्छा, वैसे ज़्यादातर जो आपके मास्क हैं वो दूसरे पहन के आ रहे हैं, जो आपके मेडिकल और इस तरह से स्पेशल हैं इस हवाले से कि उसको जो 2-3 लेयर्स वाले हो रहे हैं, तो बहुत कम कपड़े वाले भी यूज़ हो रहे हैं, और वो भी लोग एक दिन से ज़ायद यूज़ कर रहे हैं। मतलब देखें, अब ये हकीकत है कि रोज़ आप अपने बच्चे को नया मास्क तो नहीं लेके देंगे, इतनी कैपेसिटी ना तो स्कूल्स में हमारे मौजूद है, ना पेरेंट्स इतने ज़्यादा हैं। तो आप देखें सड़कों पर भी मास्क की वो जो है, नो डाउट बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आप मास्क अगर यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको यकीन नहीं है कि ये मास्क आया कि आपको किसी बीमारी से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से रोकेगा या नहीं रोकेगा। लेकिन फिर भी एक वो एहतियात के तौर पर जितना इसको इम्प्लीमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में किया जा रहा है वो बाहर फिर भी नज़र नहीं आ रहा। देखिए, अगर आप कहें कि बिल्कुल ही इसको सारी एजुकेशन सेक्टर पे डाल दें तो ये मेरा ख्याल है कि नाइंसाफ़ी होगी। अब जैसे ही हमने रिपोर्ट भी किया कि आप बसों में जब सफ़र करते हैं बच्चे, वही बच्चे जब स्कूल आने तक, कॉलेज आने तक बस में सफ़र करेंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं है, वहाँ मास्क पर पाबंदी नहीं है, वहाँ से भी वायरस शिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की, मुझे यही एक बात सही इस वक्त लग रही है कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो रही है इम्प्लीमेंट करवाने में एसओपीज़। आपने सारा फोकस और सारी जिम्मेदारी डाल दी एजुकेशन सेक्टर पे, और केस आया तो उसका जिम्मेदार भी एजुकेशन को ही ठहरा दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हो सकता है वो बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए स्कूल आ रहा है, वो टीचर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए स्कूल कॉलेज आ रहा है जिसको कोरोना पॉजिटिव आया, तो आपने उसकी ना हिस्ट्री देखी है, ना उसका ट्रैक देखा है, ना उसकी कोई रिसर्च की है, आपने सीधा स्कूल पे डाल दिया कि स्कूल में इतनी सैम्पलिंग हुई है, इतने बच्चों में या इतने टीचर्स में पॉजिटिव आ गया। तो हमारे यहाँ तहकीक का तो वैसे ही एलिमेंट गायब रहता है, हम तो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई और तहकीक कर दे, हम उसको लागू कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें। लेकिन हकीकी तौर पर जितने भी अभी तक केस आए हैं उनकी कोई केस स्टडी नहीं की गई कि आया कि इनको कहाँ से ये पॉजिटिव हुए हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई और मेंबर की वजह से हो, और सारा हम जिम्मेदार इसको ठहरा देते हैं स्कूल को कि शायद स्कूल में, देखिए स्कूल में बहुत ही आपका बहुत कम टाइम पीरियड, और एक दिन आप आ रहे हैं, एक दिन छुट्टी कर रहे हैं, ये नहीं आपको पता कि जिस दिन आपने छुट्टी की है वो किन किन सर्कल में उठा बैठा है, कहाँ कहाँ वो विज़िट की है उसने, बच्चे ने या टीचर ने। तो ये सारी जिम्मेदारी, और इस पर मेरा ख्याल है कि सारी केस स्टडी होनी चाहिए कि एजुकेशन सेक्टर में, स्कूल कॉलेजेस में जितने भी पॉजिटिव केसेस आए हैं उन पर अलग से स्टडी होनी चाहिए कि आया कि इसका फैलाव का जिम्मेदार तालीमी इदारे बने हैं या ये बाहर से स्कूल में लेके गया।
तो इसलिए ये कहना कि सारे केसेस का ज़िम्मेदार एजुकेशन है, तो वो मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से, इस सिनेरियो से, इस एंगल से भी सोचना होगा कि जितने भी केसेस आए हैं उनकी फर्दर केस स्टडी की जाए। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ चूँकि हमेशा से अफरादी क़ुव्वत की कमी का रोना रोया जाता है, फैसिलिटीज़ का रोना रोया जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है। अगर इस फेज़ में देखें तो सिर्फ 15 केसेस आए हैं। 15 के केस स्टडी में आप एजुकेशन को, आप हेल्थ को इकट्ठा करके कुछ टीम बनाएं, उनकी स्टडी करें कि वो 10 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता कहाँ वो गए हैं, ट्रैवल किए हैं। हाँ, तो फिर उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ से शिफ्ट हो रहा है या कहाँ से उनमें पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सारा मलबा स्कूल्स में डाल के, कॉलेजेस पे डाल के तालीमी इदारों को दोबारा बंद करने की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला नहीं होगा अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा प्लान करने जा रही है, क्योंकि ये खदशात मौजूद हैं। और ये पहले भी कहा जा रहा था कि जहाँ केसेस आएंगे हम वहाँ क्लासेस बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे। और पिछले फेज़ में भी यही कहा गया था कि जहाँ से केसेस आएंगे वहाँ सिर्फ क्लासरूम, अगर दो केसेस आने की सूरत में क्लासरूम, 5 केस आने की सूरत में पूरा तालीमी इदारा। तो लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे तालीमी सेटअप को मतलब बंद करना पड़ा गवर्नमेंट को। और अब दोबारा भी अगर केसेस आ रहे हैं सामने और इस पर दोबारा अगर वही फैसला किया गया तो बच्चों का जो सेशन 1 से 1.5 साल पर जा रहा है। देखिए पहले आपका सेशन मार्च में क्लोज हो जाता था, अब ये सेशन जाएगा अगस्त तक। अब नया सेशन हुकूमत ने जो अनाउंस करना है वो अगस्त से स्टार्ट करना है। तो अब जब आपके बच्चे पिछले साल वो मार्च में अगली क्लास में एनरोल हो चुके हैं, इस साल वो मार्च या अप्रैल में अगली क्लास में नहीं जा रहे, वो जाएंगे अगस्त में जाके। इसका मतलब कि आपका 1 साल का जो एक क्लास आपकी बनती थी पहली से लेकर 8वीं तक या 10वीं तक या इवन आपकी इंटरमीडिएट, वो अब 1 साल की बजाय 1.5 साल पर जा रही है कोरोना के फेज़ में। तो अब इसको अगला साल मैनेज करना गवर्नमेंट को पॉसिबल नहीं रहेगा अगर मज़ीद इसको बंद किया, मज़ीद इसको डिले किया। क्योंकि अभी एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हुई है कि मई और जून में मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम होना है। पहले ये एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होते थे, तो अब कितना डिले हो गया बच्चों का। जो 1 साल में या 2 साल में उनका मैट्रिक था वो 2.5 साल में उनका मैट्रिक हो रहा है। अगर इसको मज़ीद बंद किया, इसको डिले किया, एग्ज़ाम मज़ीद लेट हुए, तो ये आपका मैट्रिक 2 साल की बजाय 3 साल पे चला जाएगा, आपका इंटरमीडिएट 2 साल की बजाय 3 साल पे चला जाएगा। और इसके बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट उसके रिजल्ट में नज़र आना ही आना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्पेशल एग्जाम जो लिया गया था 18% रिजल्ट आया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल जो चल रही है इसमें स्कूल जो है वो बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, कोविड को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर वर्किंग गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जहांगीर आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारे ट्रैक्स तो देखे होंगे जिन पे लोग चलते हैं, और ख़ास तौर पे पहाड़ियों के ऊपर जो ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जैसे इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स पे जो है वो ट्रैक्स मौजूद हैं, लोग वहाँ पे घूमते फिरते हैं। और ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीन जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया के बहुत मुनफरिद पहाड़ों के ऊपर जाके उस पर सफ़र करते हैं। तो आज हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है दुनिया के डेंजरस तरीन हाइकिंग ट्रैक्स के हवाले से। वो कौन कौन से हैं आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, और अगर आप भी चाहते हैं कि अपना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनाएं तो आपको जना कॉलोनी प्राइम हेयर क्लब पे जाना होगा। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और फ्यूके शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। क्या तैयार कर रहे हैं आज? फ्राइज चिकन बर्गर है सर। अच्छा, क्रिस्पी चिकन बर्गर आज तैयार किया जाएगा। और मेरे ख्याल है आपने ब्रेस्ट पीसेज हैं ये, जिनको पहले से ही मैरिनेट कर रखा है। जी। मैं चाहता हूँ पूरी रेसिपी आप एक बार। सर इसमें मस्टर्ड सॉस है सर 3 चम्मच, करेक्ट चिली का 1 चम्मच होगा, हाफ टी स्पून साल्ट का होगा। इसको मैरिनेशन करके रखेंगे। उसके बाद कितने चिकन के लिए ये रेसिपी? हाफ केजी है सर। हाफ केजी चिकन के लिए जो ब्रेस्ट के पीसेज होंगे उनके लिए 3 चम्मच मस्टर्ड सॉस, 1 चम्मच करेक्ट चिली, हाफ टी स्पून होगा साल्ट। ऑलरेडी मस्टर्ड सॉस सॉल्टी होती है। ठीक है, ये 3 चीजों से हम इसको मैरिनेट करेंगे, 4 घंटों के लिए रखेंगे। उसके बाद सर उसके बाद क्रम में हम इसको जो डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे सर। इसका ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर इसका हो जाएगा। इसके साथ हमारे मायो फ्राइज होंगे सर। इसको अपने खुद तैयार करेंगे सर। ठीक है जनाब।
तो मेरा ख्याल है इसको शिफ्ट कर लिया जाए इधर, क्योंकि वो चूल्हा जो है वो आहिस्ता चल रहा है ज़रा, तो इसे थोड़ा तेज कर लिया जाएगा। ऑयल को जरा, हमारे पास कीटो बर्गर बांधा हमारे होम बेकरी जो हॉट किचन के है ना सर। अच्छा, इसमें क्या खास बात है सर? इसमें फ्लेवर होता है कीटो। हमारे जो होम बेकरी है ना, हॉट किचन भी हमारा स्टार्ट हुआ सर, न्यू ओपनिंग है उसका, ये हमारा कीटो बर्गर बांधा है, इसके साथ क्रिस्पी बर्गर के साथ बनाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो ब्रेस्ट पीस हम तैयार कर रहे हैं मैरिनेशन के बाद, इस पे क्रम्स लगाए जा रहे हैं, इसे फ्राई किस में? सर गोल्डन कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगें और आपकी सेहत के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो, तो सबसे पहले आपको बाजार में जाके इंतखाब करना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति का। तो जनाब, घी जो है मेरा ख्याल गर्म हो चुका है, यहाँ इसे थोड़ी देर लगेगी अभी। और करके सर इसके अंदर चीज स्लाइस होंगे, ऑनियन डालेंगे, डिफरेंट किस्म से बनाएंगे हम, टमाटर नहीं डालेंगे, ऑनियन के स्लाइस करेंगे, चीज ऊपर रखेंगे, क्रिस्पी चिकन हमारा तैयार होगा, उसके ऊपर रख के स्लाइस रखेंगे, उसके बाद उसकी टॉपिंग जो यानी ये जो हम अनियन कट करेंगे ये इसी तरह कच्चा ऑनियन जो है? जी कच्चा ऑनियन सर, ठीक है, स्लाइस करके इसके अंदर यानी कि डिफरेंट इसके हम सॉस लगाएंगे सर। ठीक है, जो मायो सॉस हमने तैयार की ना, उसका कटिंग करके इसका पेस्ट बना के। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्रम्स रेडी हो गए, आपने ब्रेड को कट कर लिया, ब्रेड में टॉपिंग किस किस चीज़ की करेंगे? 1 बाय 1 उस टॉपिंग के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ऑडियंस जो है वो देख रही है इस वक्त, उनको ये पता होना चाहिए। ये 2 स्लाइस हो गए। हाँ, स्लाइस हो गए। अब इसके अंदर टॉपिंग करके आप बताएं। मायो हमें गार्लिक, मायो गार्लिक है जी। अब एक बन के अंदर कितनी मायो गार्लिक आप लगाते हैं? हाफ टी स्पून गार्लिक है सर इसमें। हाफ टी स्पून गार्लिक है। हाफ टी, एक पंच सॉल्ट का, एक पंच इसमें। बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप इम्प्लीमेंट करके लोगों को साथ साथ बताएं। इसे तैयार करके हम रख लेंगे, जैसे क्रम्स रेडी होंगे फिर इसके अंदर लगा दिया जाएगा। जैसा कि आप नाज़रीन देख सकते हैं कि हाफ टी स्पून जो है बड़ा ही अच्छा है सर, इसका फ्लेवर है। मायो गार्लिक और हाफ टी स्पून दोनों स्लाइसिस के ऊपर आपने लगा देनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर सर क्रिस्पी चिकन रखेंगे, ऊपर स्लाइस आ जाएंगे, ऊपर ऑनियन आ जाए, उसके ऊपर इसकी ये दोबारा आके इस पे लगाएंगे पिन और ये हो जाएगा रेडी। फ्राइज की रेसिपी भी बताएं। फ्राई सर हमारे पास ये है कॉर्नफ्लोर जी, फ्रोजन हो गए। फ्रोजन हो गए तो ये सीधे सीधे रहेंगे। कॉर्नफ्लोर हमारे पास, इसको 2-3-4 चम्मच पानी के डाल के इसको ना इसके अंदर ही इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें क्रश चिली का हाफ पंच लगाएंगे, हाफ पंच इसका सॉल्ट का लगाएंगे, बड़ा इसका अच्छा टेस्ट होगा सर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जनाब अब ऑयल में डाल के इसे डिप करके देखा जाए कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं। तो मेरा ख्याल है ऑयल गर्म हो गया है, क्योंकि ये क्रम्स जो हैं ऑयल के अंदर बन रहे हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल थोड़ी देर और ऑयल को गर्म किया जाए ताकि अच्छे से टेम्परेचर इसका राइज हो जाए। ब्राउन कलर होगा सर, बड़ा अच्छा। हाँ। और जनाब ये तो थी आज की रेसिपी, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि अलिशबा अंजुम जो कि हमारी फैसलाबाद की एक मारूफ टिकटॉकर हैं, जन्नत मिर्ज़ा की बहन है, उनकी जानिब से सरमद के साथ जो कि मारूफ सिंगर हैं, इश्क नाम से जो है एक सॉन्ग किया गया। और इस सॉन्ग को भी उसी तरह पॉपुलैरिटी मिली जो कि सरमद के साथ पहले जन्नत मिर्ज़ा ने जिस तरह से किया था। टॉप ट्रेंडिंग पे 7 दिन पे यूट्यूब के ऊपर रहा और चंद दिनों के अंदर ही मिलियंस व्यूज उसके हो गए यूट्यूब के ऊपर। 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं इस वक्त उसके। अलिशबा अंजुम हमारे साथ मौजूद होंगी, आपको उनका गाना भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अलिशबा से बात करेंगे। अलिशबा, बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सॉन्ग के हवाले से? मुझे जब गाने की ऑफर आई, मैंने गाना सुना और मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। पब्लिक को भी इश्क बहुत पसंद आया है। ऑलमोस्ट माशाल्लाह से 4 मिलियन प्लस व्यूज़ आ चुके हैं उस पर। एक हफ्ता ट्रेंडिंग पे रह चुके हैं वो यूट्यूब पे पाकिस्तान में। तो मैं अपने फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगी और इंशाल्लाह मैं और प्रोजेक्ट्स करती रहूँगी, उसमें भी आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू सो मच। अलिशबा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सॉन्ग के ऊपर बड़ा पॉपुलर और हिट सॉन्ग जा रहा है। डिस्पाइट दैट कि आपकी टिकटॉक की पर्सनैलिटी की वजह से ये सॉन्ग हिट जा रहा है, बल्कि इसके अलावा इसकी शायरी और इसके साथ साथ जिस तरह से सरमद ने इसे गुनगुनाया है ज़बरदस्त है। और वीडियोग्राफी भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त की गई है। नो डाउट एक ज़बरदस्त गाना है जो कि रिलीज़ किया गया है और टॉप ट्रेंडिंग पे रहना उसका बनता भी था। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद कुछ टिकटॉकर्स मौजूद होंगे, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे। तो हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
के सीधी रख के बाल करा। भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? हेलो भाईजान ये क्या कर रहे हैं? और ये क्या कर रहे हैं आप? और हमारे स्टूडियो के अंदर ही क्रिकेट शुरू कर दिया। ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ करना। भाईजान एक मिनट रुके, ये क्या सिस्टम? चल तू किसी की नहीं सुननी। ओ भाईजान आप क्रिकेट इधर ही शुरू कर दी स्टूडियो में? सही है ले की बना लिया तू? ना लगा वा पागत ओए इदां नहीं, जल्दी कर। अरे भाईजान आपने क्रिकेट हमारे स्टूडियो में शुरू कर दी। चल वो चक्कर क्या है आखिर? एक मिनट यार फैसला पानी क्या कर क्या रहे? ओवर पूरी हो लेने दंदा। ओवर क्यों पूरी होने दे भाईजान? ये स्टूडियो है, यहाँ पे मॉर्निंग शो होता है, आपने क्रिकेट शुरू कर ली। चक्कर अरे भाई एक मिनट आप हैं कौन? क्रिकेट क्यों शुरू कर दी यहाँ पे? चक्कर क्या है यहाँ पे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਵਾਲੋਂ ਸਿੰਧੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਲਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਟੀ 41 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿਰ ਭਾਲ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਣਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਨਾ करना, मैं सिर भाल लेना। ठीक है खेल लेना भाई, मेरे पे कोई ना भाई चल ठीक है। और यार ये नहीं हटेंगे, जुनून साडा खानदानी है भाई, परे हो जाओ। अरे ये ले अब आउट हो गए आप। एक मिनट नहीं भाई आउट इतने होता है, इधर नहीं होता। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको क्यों नहीं इकबाल स्टेडियम में खेलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ओवर पूरी हो लेंगे मैं कही आ रही हूं। अच्छा ओवर तो पूरी हो जाएगी, मुझे वजह तो बताएं। अरे आपने तो कब्जा कर लिया भाई मेरे स्टूडियो पे। एक मिनट रुके आप, अब मुझसे बात कर लें। आपको खिलाया क्यों नहीं जा रहा इकबाल स्टेडियम में? ऐसा रौला सारा आ नहीं असी देने, असी तुहाडे स्टूडियो पे कब्जा करना। ये पैसों का क्या चक्कर है? पैसे लैके अगले जिहड़े पैसे दे रहे हैं अगले खेल रहे हैं। 44 बंदे साडा नाम नहीं यार, 44 बंदे यानी चार टीमें बनाएगी इकबाल स्टेडियम में जो 20। हाँ साहब मैंने वैसे ही चढ़िया, जो टेंशन ना लेना, मैं गुस्से का ना चढ़िया। अच्छा चले बात सुने, अब तसल्ली से बात सुने मेरी। मैं चाहता हूं आपके साथ बात करें ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि चक्कर क्या है। 20 फरवरी को जनाब मैच हो रहा है इकबाल स्टेडियम के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भर से टिकटॉकर्स जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। 4 टीमें उनकी बनाई गई हैं और 4 टीमों के अंदर 44 खिलाड़ी हैं जो कि टिकटॉकर्स ही होंगे और परफॉर्म करेंगे, वहां पे मैच खेलेंगे। मसला ये हमारे फैसलाबाद के खानी साहब है, मलक खानी साहब दादीवाला, मारूफ टिकटॉकर हैं और इनको टीम के अंदर नहीं खिलाया जा रहा। सर यही नहीं बल्कि जी सर 44 बंदे खेलने वाले ने। आ देखो तेरे बदे फैसलाबाद ले सानू तो मतलब कोई मुंह दिखाने जोगा नहीं छड्या। घंटा घर चौंक च मेरी दुकान है जी। हाँ जी हजारां लोग आउंदे मिलने रोज, सलूटा मारते सानू दूरों खलो के मलकानी इन्होंने जलील कर दिता सानू जनाब। साडे शहर दे विच आके पैसा चलदा, पैसा सर पैसा। असि स्टूडियो नहीं छड्डना तड़ा। ठीक है भाई, मैं क्या सर मैं अच्छा यार एक मिनट हौसले से काम ले। हम देखे पहले तेन दान ही पाया अगले ने। चल हम टाइम देंगे आपको खेलने का, कोई चीज ना तोड़ देना। नहीं, रुके जनाब। नाश्ते वाले लाखों रुपया खर्चता देखो मैं देखो नाश्ते का सेटअप लिया। अच्छा ठीक है मेरी बात ऐसी को कर सकता जनाब। अच्छा ये बताएं साउथ बट को भी तो इनवाइट किया था उन्होंने, लेकिन ये नहीं खेल रहे। सर जी ये समझ लो कि इन्हां दी मुहब्बत है जी, ये साडे नाल खलोते ने फैसलाबादियां दे नाल, इन्हां दी चाहत, इन्हां दा प्यार। ठीक है जी, बाकी उन्हें कसर नहीं छड्डी। भाजी 4 बंदे सिलेक्ट किए फैसलाबाद चों, मैच इत्थे खेलण आ रहा फैसलाबाद च ते 4 बंदे ले। अच्छा मुझे ये बताएं ऑर्गेनाइजर ने आपको क्यों नहीं लिया? इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया ने आपको राब्ता शाब्ता कोई चक्कर कोई इस तरह? मैं ही तो कह रहे हैं, असं किसी बाग की मूली है ही नहीं। मैं तुहानू अर्ज कर रहा कि हजारां लोग सानू रोज सलामा करते। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? सर 1.5 मिलियन। आपके 15 लाख फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर। रोना हुआ। अच्छा यानी इतने टिकटॉकर फॉलोअर्स होने के बावजूद एक आवाज सही है ना, फैसलाबाद जान कर देंगे इन्हां दी। असली ते असली इत्थे मैच खेल जण कराबाद। अच्छा ठीक है भाई, डिग पे तां करके मैनू खिलाउंदा सी। डिग पे अच्छा ठीक है भाई, रिलैक्स रहे। मुझे अच्छा मुझे ये बता, तान तेनू खिलाउंदा, तेरी धमक ना डिग पई हाले गेंद फड़ी है तू। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरे ते खानदान च यकीन करो, इन्नी बैटिंग बॉलिंग, इन्नी बॉलिंग, तेरा दादा गेंद करोना फौत हो गया। उसकी क्या वजह? फौत हो गया, बहुत मतलब जुनून सी इन्हां दे खानदान च। इन्हां ने तो पुप्पी नूं फोन कर दित्ता सी, पहला कल इन्हां नूं पाया ही नहीं क्रिकेट च। मैं पुप्पी नूं फोन करता, पुप्पी मेरा मैच देखना ही, लेकिन टीम में लिया ही नहीं। हाँ, अच्छा ये भी तो टिकटॉक है। हाँ जी जेजे भट्ट आगे, जेजे भट्ट भी हैं जनाब। जेजे भट्ट को भी नहीं लिया इन्होंने टीम में, उसकी क्या वजूहत थी? देखो हुण इन्हें इथों सीधा ना गेंद लैके दरबार ते जाना वा, सुख सुखी कहने कि मैनूं पालन टीम च। देखो देख लो
अच्छा चले ठीक है, अब रिलैक्स हो, आप बैठे यहाँ पे, आपके साथ तसल्ली से बात करते हैं। ओवर आपकी पूरी हो गई है, ये बैट मुझे पकड़ा दे, बस करें, अब वहां पे बैठे, आपसे तसल्ली से बात करें। नहीं तो तुसी बैठ, आप पकड़ लेते, बात करते हैं ना, आप भी भाईजान, आप 2 मिनट उधर बैठे, अब बात मुकम्मल हो जाए, मुकम्मल होने के बाद हम क्रिकेट को दोबारा से शुरू करेंगे। क्रिकेट का जुनून ऐसा जुनून है नाज़रीन, जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत पाया जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो खेलते हैं। आजकल बहुत सारे जो शोबिस के स्टार्स हैं उनके लिए भी क्रिकेट मैचेस का इनकाद किया जा रहा है, टिकटॉकर्स के लिए भी किया गया था। अब ये फैसलाबाद के हमारे मारूफ टिकटॉकर हैं, खानी दादीवाला हैं इनका नाम, और 1.5 मिलियन इनके जो है वो फॉलोअर्स हैं। इसके बावजूद इनका कहना है कि फैसलाबाद के अंदर ही मैच हो रहा है और पूरे पाकिस्तान से टीमें फैसलाबाद में आ रही हैं, इसके बावजूद फैसलाबाद के टिकटॉकर्स को ही नहीं लिया जा रहा। इसके लिए कल एहतजाज भी किया गया घंटाघर चौक के अंदर। उस एहतजाज में 50 से ज्यादा टिकटॉकर्स ने जो है वो शिरकत की और नारे लगाए इकबाल स्टेडियम की इंतजामिया के खिलाफ और जो मैच करवा रही है ऑर्गेनाइजर उनके खिलाफ। इनका ये कहना है, इनका ये इल्जाम है कि पैसे लेके मैच खिलवाया जा रहा है और पैसे कमाने के लिए टिकट बेच के जो है एंटरटेनमेंट के नाम पे टिकट बेची जा रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, इसलिए ये वहां पे मैच करवाया जा रहा है। एंटरटेनमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारे साथ साउथ भट्ट भी मौजूद हैं जो कि मारूफ टिकटॉकर हैं। इनके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इनको मैच के अंदर शमूलियत करवाई थी उन्होंने, लेकिन इन्होंने खेलने से इनकार इसलिए कर दिया कि फैसलाबाद के टिकटॉकर को जगह नहीं दी जा रही मैच के अंदर, तो ये भी नहीं खेलेंगे। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, तो इनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। क्या चक्कर क्या है साउथ भट्ट साहब, जरा कंप्लीट इसकी अक्कासी करें। चक्कर बेसिकली एक नहीं है, काफी सारे हैं जो ये घुमा इन्होंने सानू चक्कर देते हैं, ये चक्कर एक नहीं से इन्होंने सानू चक्कर देते। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं साउथ भट्ट साहब से 1 मिनट बात कर ली जाए, उसके बाद मैं फिर 10 मिनट सोना, मैं वैसे रात सारी ट्रेनिंग करता रहा। यार ठीक है साउथ भट्ट साहब, आप बताएं कि ये चक्कर क्या है। आप मुझे बताएं, आप खानी साहब को आप देख रहे हैं जब से कैमरा इन पे है, तो 1 मिनट के लिए भी किसी का ध्यान नहीं हटेगा इनसे। ये इतने टैलेंटेड है, ये टैलेंट ही है इनका, बिल्कुल। और इतने टैलेंट को वो लोग मैच नहीं खिला रहे जो जेन्युइन टैलेंट है हमारे फैसला। जुआ कराना है साडे शहर ते जुआ, बस ठीक है भाई, सारी जिंदगी साडे मेरा मन जाना भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਲਾਮ ਮਾਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਹਣਾ, चलो ਅਸੀਂ बर्दाश्त कर लांगे। फिर ਜਿਹੜੇ ने साडे ऑर्गेनाइजर साहबा, मैडम साहबा, ठीक है जी, चले हम उनका भी मौका लेंगे। सुन लो, मैं अंदरों मैं तुहानू की दसा, 2 दिन हो गया मैं परेशानी च फिर रहा सर। एक ना छोटा ऑर्गेनाइजर, एक हुंदा बड़ा। मैडम ਜਿਹੜੇ ने आजकल बड़े ऑर्गेनाइजर बने ने, उन्हां दा एक छोटा हुंदा। वो छोटा हुण की कह रहे हैं मैनू फोन करके सर कि मलक खानी तुसीं मैडम नूं फोन कीता वा कि सानू क्यों नहीं टीम च लिया। ना मैं जानता हूं भाजी, ना लेना ना देना, एवं इल्जाम मैं करके। अच्छा चले साउथ भट्ट, नहीं मैं खेलन देना भाजी, तुम जो मर्जी कर। साउथ भट्ट साहब से भी अब थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं जरा। मैं चाहता हूं कि तफसील के साथ ऑडियंस को पता चले कि आखिर चक्कर क्या हो रहा है। आप तुसी मेनू हरा देना भट्ट जी, मैं रात 2 दिन हो गए बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। चलो जी भट्ट साहब, मामला एक्चुअली इस तरह स्टार्ट होता है। जब मेरी बात हुई उनसे, मैंने एक्चुअली फैसलाबाद की टीम के हवाले से उनसे रब्ता किया था कि आप फैसलाबाद में आए हैं, तो फैसलाबाद के किसी बंदे को आपने लिफ्ट नहीं करवाई, ना पूछा है आपने। तो उन्होंने कहा भट्ट साहब आपका ऑलरेडी नाम है और एक और हमारे टिकटॉकर हैं फैसलाबाद के, उनका नाम है। तो मैंने जब उनसे इनका नाम लिया तो उन्होंने 44 बंदे जी भाजी 2 बंदे का नाम देंदा, अगले कल नूं आके भावें जिन्ने मर्जी कह दें। कहिए जी असि मेन बंदे, मेरी गल सुनो सर, मैं घंटा घर दा सपोर्टर, मेन जगह घंटा घर ही है ना जी भाई। वो तो नहीं मैं लवाता, ठीक है ठीक है, मैं कहता हूं 150 साल पहले लवाया। आपसे खानी साहब बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं तपिया, मैं नहीं चुप करना भाजी। मैं की तो खप पाना पुत्र तेरा नाम नहीं है ना, मैंने गल कर लेंदे। चलो कर लो जी जी। ये भी वैसे रूने टॉप ते रखया उन्होंने बेचदे पैरे नूं, इन्हें मैं खवाऊंगा नहीं है। चलो जी भट्ट साहब, मसला सारा ये हुआ है कि अब उन्होंने अपनी पहले सारी टीम डिसाइड की हुई थी। जब उन्होंने कहा जी हमारे सारे टीम हमारी पूरी होगी, हमने 2 टीमें बनानी थी, लेकिन रश की वजह से हमें 4 राशन ला माफी दे की ਉੱਥੇ ਕਰੋਲਾ। खानी साहब उनको बात तो कर लेते। रसों पे कहा सी इतनी दुनिया 44 बंदे खेलने आ रहे, गैर मुल्की मतलब गैर शहरी गैर मुल्की हो गए। ਇੱਥੇ शहजादे फैसलाबाद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। अच्छा ठीक ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ वैसे भी मसरूफ आदमी है, कारोबारी बिजनेसमैन आदमी है, ठीक है जी। मसला ये है कि वो टेलीफोन वाली गल कातों की थी। अच्छा ठीक है खानी साहब, उनसे बात उनको पूछा जब चले जनाब, मुझे लगता है ये बहस खत्म नहीं होनी और मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आके जो है। अच्छा ठीक है जनाब, ब्रेक तो लेने दे खानी साहब, बैठे जनाब, ब्रेक लेते हैं। अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 20 फरवरी को जो इकबाल स्टेडियम में मैच होने जा रहा है उसके खिलाफ कल टिकटॉकर्स की जानब से एहतजाज भी किया गया। एहतजाज जो है वो चौक घंटा घर के अंदर किया गया, जिसके अंदर बैनर्स भी लिखवा रखे थे। और टिकटॉकर्स ने जब शिरकत की इसमें तो इंतज़ामिया के खिलाफ, इकबाल स्टेडियम की इंतज़ामिया के खिलाफ और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनके खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। इनका कहना था कि फैसलाबाद के अंदर आके मैच हो रहा है और फैसलाबाद की ही ऑडियंस को नहीं खिलाया जा रहा, फैसलाबाद के ही टिकटॉकर्स को नहीं खिलाया जा रहा, जो कि सरासर ज्यादती है। यहाँ तो ये बात हो कि ये टिकटॉकर्स फेमस ना हो फैसलाबाद के, फिर ना खिलवाएं तो वो और बात है। लेकिन 15-15 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद भी अगर इनको मैच नहीं खिलवाया जा रहा तो इस चीज़ पे ज्यादती की जा रही है इनके साथ। क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल पे इनका कहना है कि इस तरह से कि डीसी साहब भी इनका कहना है कि उस मैच के अंदर इफ्तारी तकरीब में भी शामिल होंगे और फाइनल के अंदर भी शामिल होंगे। तो अगर वो शामिल हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस भी इस चीज़ के ऊपर रखना चाहिए कि फैसलाबाद के अंदर ही होने वाले मैच के अंदर फैसलाबाद के लोगों को या टिकटॉकर्स को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर इकबाल स्टेडियम जो है वो गवर्नमेंट की लोकेशन है और उसके ऊपर जितना बाकियों का हक बनता है उतना आम लोगों का भी बनता है। तो साउथ भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। एहतजाज के हवाले से उनका क्या कहना है, क्यों किया गया, नारेबाजी क्या लगाई गई और इसके साथ साथ अब इनकी डिमांड्स क्या है, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे आप, क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि फैसलाबाद की टीम शामिल की जाए। अगर टीम नहीं करनी तो कम से कम वो लड़के शामिल किए जाएं जो डिजर्व करते हैं फैसलाबाद के, जो जिनमें टैलेंट भी है और वो फेमस भी हैं, उनको शामिल करना चाहिए। बेसिकली मसला अब थोड़ा पेचीदा हो गया। कल हमारा एहतजाज करने की वजह से कुछ उनकी ईगो हर्ट हो गई है हमारा एहतजाज करने की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर बन रहे हैं और क्योंकि उन्होंने डीसीओ साहब को बीच में शामिल किया हुआ है, कल को सारे सरकारी मामला वो देख लेंगे। और हम इसलिए डीसीओ साहब से अपील करते हैं कि आपको इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। पूरी दुनिया में आप देखें इस टाइम इवेंट कैंसिल है, कोई क्रिकेट का मैच में ऑडियंस नहीं बुलाई जाती है। पाकिस्तान में और भी जितने इवेंट्स हो रहे हैं किसी में भी पब्लिक अलाउ नहीं है। अब मुल्तान में या सियालकोट में एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे फिल्म एक्ट्रेस का या ड्रामा एक्ट्रेस का मैच हो रहा है, वहाँ पे भी पब्लिक अलाउ नहीं है। तो यहाँ इकबाल स्टेडियम में किस लिहाज से और किस वजह से बुनियाद पर ये लोग टिकट सेल कर रहे हैं? यानी टिकट इसका बेचा जा रहा है? टिकट इसका बेचा जा रहा है। मुख्तलिफ रेट हैं, कोई वीआईपी पासेस हैं, कुछ दूसरे हैं आम लोगों के लिए। मसला आम टिकट सेल हो रही है। मसला ये नहीं है कि कितने की है। मैं कहता हूँ अगर वो फ्री भी बुला रहे हैं तो उसमें इशू क्या है, अवाम इकट्ठी होगी, कोरोना की आगे लहर चल रही है, स्कूल में बच्चे तो जा नहीं पा रहे। मैं कहता हूँ किस लिहाज से इनको इजाजत मिली है कि ये आके स्टेडियम में आम अवाम के लिए ये खोल दें? वहां पे रश पड़ेगा, कुछ 10-15 हज़ार लोग आएंगे ना देखने। वो ये इन्होंने सिर्फ कमाई का जरिया बनाया है, जबकि शहर फैसलाबाद में मैच हो रहा है और फैसलाबाद के टिकटॉकर्स को नहीं लिया जा रहा। और नाम टिकटॉकर का चल रहा है कि टिकटॉकर आ रहे हैं, लाहौर से बंदे आगे इकबाल स्टेडियम में अपनी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉकर, जबकि फैसलाबाद के कोई टिकटॉकर ने उस स्टेडियम में इनके ऑफिशियली जो इन्होंने वीडियो अपनी लॉन्च किया, जो आप ही के चैनल पे चली है, जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और बिलीव करें मुझे भी बुलाया मिस यास्मीन ने उधर, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया उधर कि आप हमारी सुबह प्रेस टॉक है, आप आएँ। सो आपका चैनल को भी उधर इनवाइट था। तो मुझे जब पता लगा कि मेरे फैसलाबाद का कोई बंदा ही नहीं है उधर, तो मैं उधर क्या करने जाना है, तो मैं फिर इसी वजह से नहीं गया कि जब फैसलाबाद को उधर नाम ही ना मुझे नजर आ रहा हो तो मैं अकेले ने आके अपने शहर को क्या करना। और ये मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात अपने व्यूअर्स के लिए, फैसलाबादियों के लिए कहूंगा। मेरे को भी पूछो भाजी। अच्छा जनाब अखानी साहब आप बताएं क्या मसला है आपको, बार बार बात में इंटरप्ट कर देते हैं आप। भाजी मेरी गल सुनो, जिद्दां साडे पाकिस्तान दे विच सियासत राणी होया सीगा, इस टिकटॉक ते भी कब्जा कर लिता गया वा। अच्छा 3-4-5 लोग ने जिन्होंने कब्जे किए हुए टिकटॉक ते। मैं वो वसीम अकरम जी अकैडमी चो खेल के आ रहे ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੋਂ 15-17 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਭਾਜੀ। 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मैं किसी के नाल तस्वीर नहीं बनानी, किसी के नाल मैं वीडियो नहीं बनानी। अगर कोई सवाल है फैसलाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप टिकट अगर बेची भी जा रही है, आपकी क्या डिमांड है? डिमांड क्या है आपकी? आप सर साडी हुण डिमांड रह ही कोई नहीं गई। वो कहंदे नहीं हुंदे पे वो कुक्कड़ ने खेड़ आई ते अपने सिर च पाई, सही है ना जी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੇਲਣਾ
ते ना कि नहीं, ये तो फिर गलत बात है सर। ये देखिए मेरी बात, हाँ, जो उनका गलत पॉइंट ऑफ व्यू शर्म नहीं आई। मेरी बात सुने भाईजान, इनको पहले शर्म नहीं आई। मतलब अब हमारे जो फैसलाबाद के लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं वो इनके पीछे भागेंगे। हमें कहते हैं कि हमें प्रमोट करें। ये बात बट सब ठीक है कि जो इनके चाहने वाले हैं, जो इनको स्टेडियम में देखना चाहते हैं, वो टिकट किस तरह से खरीदें या किस तरह से जाएं। और इस चीज को सर जी मैं अपने चैनल वालों सारे कहने आधा किलो गोश्त लेना, छोटा आलू पाना विच ते उधर बैठ के आराम नाल घर अपने बच्चे की फैमिली ना इंजॉय करना। खबरदार कोई मैच देखने गया। यकीन करिए हमारे फैसलाबादियों की गैरत को ललकारने वाला हिसाब बिल्कुल ललकारी है। फैसलाबाद के अंदर आके ये पैसे कमा रहे हैं फैसलाबादियों से। फैसलाबादी के कमेटी स्टार्ट हुई है जिन्हें गड्डी दी किस्त देनी होवे ऑर्गेनाइजर बन जांदा वा ओ जाके गड्डी मैं इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते भाई। मेरी बात छुट्टे हैं सर जी। खानी भाई बात में रिलैक्स रहें, काम डाउन। सर मेरा खून 2 दिन हो गया, मेरा नींद नहीं पूरी हो रही, मैं तैयारी कर रहा हूं। अच्छा चले ठीक है। भट्ट साहब का तो टीम में नाम है ना। भट्ट साहब हम कहें गुजारिश करेंगे मैडम से आप जरूर इस हवाले से बात करें, और डीसी साहब से पे भी हम गुजारिश करेंगे उन तक अगर हमारी आवाज जा रही है तो जनाब इस मामले को जरा संजीदगी से डीसी साहब देखें। मोहम्मद अली साहब बड़े कंपिटेंट और इंटेलेक्चुअल पर्सन है और मेरिट पे काम करते हैं। तो आप डीसी साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि डीसी साहब को माशाल्लाह खुली कचहरी भी लगाते हैं, अवाम के मसाइल सुनते हैं, मैं देखता रहता हूँ। बहुत नफीस इंसान है और मुझे यकीन है कि हमारी ये इल्तिजा जो है डीसी साहब से वो इंशाल्लाह इसको सीरियस लेंगे और इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाएंगे। क्योंकि फैसलाबाद में हो रहा है, डीसीओ साहब फैसलाबाद के ही हैं, तो फैसलाबाद में के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होनी नहीं चाहिए। यहाँ की मिट्टी के जो लोग हैं वो भी उतने टैलेंटेड है जितने लाहौर वाले हैं और जितने इस्लामाबाद या कराची वाले हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं। मतलब डिवीजन पे आपका कहना है कि आपको इतराज है कि लाहौर से 17 बंदे लिए गए। हाफजाबादों भाजी 13-14 बंदे हाफजाबादों पता नहीं केड़ी जगह तो भी आउंदा है। हाफजाबाद से 13 बंदे फैसलाबाद से टोटल कितने लिए हैं सर जी? टोटल जेडी इन्हां दी गल आ रही ना कहंदी खाली साहब एक सेकंड बार साहब मैंने भी कुछ बोल रहे थे। चलो तुसी करो गल। अच्छा, फैसलाबाद से मुझे बोले गए थे सिर्फ 2 लोग लिए हैं। जो मेरी डायरेक्ट बात हुई है मिस यास्मीन से, उन्होंने बोला था फैसलाबाद से सिर्फ 2 लड़के लिए, एक आपको और एक दूसरा लड़का है और कोई बंदा नहीं। ये मुझे बोल रहे हैं उन्होंने 4 दिए, लेकिन मेरी जो उनसे डायरेक्ट बात हुई है उन्होंने कहा 2 लड़के लिए। उन्होंने पता लग गया होना मेरे पिछले महीने फाली का अटैक होया है ना जी। अच्छा, फैसलाबाद से 2 लिए, लाहौर से 17 लिए। हाँ जी। और लाहौर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मसलन पाजी कैमरे के लोग गल नहीं आती, तुसी चुप करो जी। कैमरे नहीं, हम किसी के बारे ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन बात ये है शहर दे विच आके की कह रहे हैं। मेरी गल सुनो हारिस साहब, हारिस मैं सीधी गल करदा ना, टिकटॉकर हारिस तुसी नहीं, हम किसी को सर मेरी गल सुन लो प्लीज, एक मिनट रिक्वेस्ट ही है, सुन लो सर। वो गाने ला के लिपसिंग देखो, मैं तुहाडे नाल प्रोग्राम कर रहा ना, मेरे मुकाबले नूं खिलार दो जे इन्नी गल कर जाए कैमरा फेस करके तो क्या बात है। लिपसिंग कर करके औरतों का सहारा ले लैके, ठीक है जी। वो ये लोग जिहड़े ने अगे है, ठीक है जी। हुण वो कह रहे हैं जी कि मैं आपके आके फैसलाबाद सेल्फी भी बनाऊंगा। चले जनाब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस मामले के ऊपर हम दरख्वास्त करते हैं कि डीसी साहब जो है वो जरा नोटिस लें और मामले को संजीदगी से देखें। और आज का सवाल जो था वो ये था, खानी साहब टाइम गुजर गया है जी। टिकटॉकर मैं ये मेरी समझ नहीं आ रही, अल्लाह माफ करे, ये बन की गए हैं। मैं भी टिकटॉकर है ना, तुसी मेरे भी मतलब फैसलाबाद विच मैं हर बंदे नाल मिलदा। ठीक है, आकड़ पाजी ने तो पता नहीं केड़ा ऐ ही फिरदे हुंदे। अच्छा ठीक है, आप बैठे जनाब। आज का सवाल था हमारा कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी किस साल में जीती थी, तो उसका जवाब है 2017 के अंदर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आज की जो विनर हैं उनका नाम है इकरा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बाय आमला की तरफ से आप गिफ्ट टेम्पर जो है वो जीत चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया साउथ भट्ट साहब आज के शो में आने के लिए। मलक खानी दादीवाला आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए, बुलंद की बिल्कुल। और इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।